आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड। पटेल ने नेहरू को क्यों लिखी थी कड़ी चिट्ठी? तिब्बत में चीन की हरकतें देखकर सतर्क हो गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। साल 1950, मई का आखिरी हफ्ता। दिल्ली में गर्मियों ने दस्तक दे दी थी। देश में अपना संविधान लागू हो चुका था और आजाद भारत ने अपनी किस्मत की बागडोर अपने हाथ में ले ली थी। तब स्वराष्ट्र और रियासत मंत्री के नाते सरदार वल्लभ भाई पटेल देसी रियासतों को भारतीय संघ का हिस्सा बनाने की बड़ी और मुश्किल जिम्मेदारी निभा रहे थे, लेकिन उनकी निगाह विदेशी मोर्चे पर भी थी। भारत की सीमाएं महफूज रहें, वो इसका भी जतन कर रहे थे। 1950 की गर्मियों से सरदार भी दूसरे लोगों की तरह परेशान थे। उन्हीं दिनों भारत सरकार के पास एक डिप्लोमेटिक डाक आई। चीन की राजधानी पेजिंग से आई वो डाक बहुत महत्वपूर्ण थी। उस डिप्लोमेटिक संदेश में जो जानकारी थी, उसने मई की झुलसाती गर्मियों में सरदार पटेल की चिंताएं बढ़ा दी। वो डाक थी कुछ ही दिन पहले भारत की ओर नियुक्त राजदूत कौलम माधव पणिक्कर की। दरअसल कुछ ही दिनों पहले चीन सरकार ने पणिक्कर की मुलाकात चीन के सर्वोच्च नेता माओ त्से-तुंग से कराई थी। जैसा कि कूटनीतिक रिवाज है, पणिक्कर ने इस मुलाकात का ब्यौरा भारत सरकार को लिख भेजा था। माओ का मशहूर कथन है कि सत्ता बारूद से निकलती है। भारतीय माओवादी भी चूंकि माओ से ही प्रेरित रहे हैं, लिहाजा उनकी सोच भी गोली बारूद और खून खराबे से क्रांति करने की रही है। उन्हीं माओ के बारे में पणिक्कर ने मुलाकात के बाद लिखा था, मिस्टर चेयरमैन यानी कि माओ त्से-तुंग का चेहरा बहुत दयालु है और उनकी आंखों से तो जैसे उदारता टपकती है। उनके हाव भाव कोमलता से भरे, उनका नजरिया दार्शनिकों जैसा है। उनकी छोटी छोटी आंखें सपनों से भरी जान पड़ती हैं। चीन का ये नेता जाने कितने संघर्षों में तप कर यहाँ तक पहुंचा है, फिर भी उनके भीतर किसी तरह का रूखापन नहीं है। प्रधानमंत्री महोदय, मुझे तो उनको देखकर आपकी याद आ गई, क्योंकि आप दोनों सपने देखने और आदर्शवादी स्वभाव के हैं। वो भी आप ही की तरह गहरे अर्थों में मानवतावादी हैं। अपनी डाक में पणिक्कर इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे लिखा, दोनों नेताओं माओ और नेहरू को बड़े दायरे में मानवतावादी माना जा सकता है। पणिक्कर ने रुई के फाहे जैसी कोमल भाषा में माओ के बारे में लिखा था। पणिक्कर की इस चिट्ठी से सरदार पटेल चिंतित हो गए। दरअसल चीन की साम्राज्यवादी नीति को पटेल समझ गए थे। इसकी वजह थी 1949 में तिब्बत पर कब्जे की शुरुआत। दूसरी ओर तत्कालीन प्रधानमंत्री अपने पंचशील के सिद्धांत की जमीन पर चीन की इन गुस्ताखियों को नजरअंदाज कर रहे थे। पटेल से जब नहीं रहा गया तो उन्होंने 7 नवंबर 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को खत लिख भेजा। इस पत्र में पटेल ने चीन से रिश्तों के मसले पर विचार के लिए कैबिनेट की बैठक बुलाने की मांग रखी थी। इसके साथ ही भारत सरकार को चीन से सतर्क रहने की चेतावनी भी दी थी, लेकिन नेहरू को इस चेतावनी के बजाय पंचशील के सिद्धांत पर कहीं ज्यादा भरोसा था। लिहाजा उन्होंने पटेल की चेतावनी को अनसुना कर दिया। पटेल ने अपने पत्र में लिखा था, चीन सरकार ने शांतिपूर्ण इरादों की अपनी घोषणाओं से हमें बुलावे में डालने की कोशिश की है। मेरी अपनी भावना ये है कि किसी नाजुक क्षण में चीन सरकार ने हमारे राजदूत में ये झूठी भावना पैदा कर दी है कि वो तिब्बत की समस्या को शांतिपूर्ण उपायों से हल करना चाहता है। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि चीन सरकार अपना सारा ध्यान तिब्बत पर आक्रमण करने की योजना पर लगा रही होगी। मेरी राय में चीनियों का अंतिम कदम विश्वासघात से जरा भी कम नहीं है। तिब्बतियों ने हम पर भरोसा रखा और हमारे मार्गदर्शन में चलना पसंद किया और हम उन्हें चीनी कूटनीति के जाल से बाहर निकालने में असमर्थ रहे। हम तो चीन को अपना मित्र मानते हैं, परंतु वे हमें अपना मित्र नहीं मानते। चीन ने 1949 में कम्युनिस्ट क्रांति के अगले ही साल 1950 में तिब्बत पर कब्जा कर लिया था। उससे पहले चीन की सरकार ने तिब्बत के साथ 17 समझौते किए थे, लेकिन 1950 में उसने तिब्बत के साथ हुए उन सभी समझौतों को धता बताते हुए तिब्बत की परंपरागत व्यवस्था को कुचलना शुरू कर दिया था। सरदार पटेल को इसकी जानकारी थी, तभी उन्होंने चीन के बारे में अपने प्रधानमंत्री को चेताया था। इस बीच चीन की हरकतों के चलते तिब्बत के खम्पा समुदाय के लोगों ने चीनी साम्राज्यवाद का विरोध शुरू कर दिया था, फिर भी चीन नहीं माना। विरोध को दरकिनार करते हुए उसने तिब्बत को अपना क्षेत्र बताना शुरू कर दिया। पटेल ने तिब्बत का जिक्र अपनी चिट्ठी में इसलिए किया क्योंकि जब तिब्बत को चीन ने अपना हिस्सा बताया तो 1950 में ही नेहरू सरकार ने उसे सैद्धांतिक मान्यता दे दी। पटेल ने चेतावनी देते हुए कैबिनेट बैठक की मांग इसी पर चर्चा के लिए की थी। पटेल ने अपनी चिट्ठी में पणिक्कर के खिलाफ क्रोध जाहिर किया था। पटेल मानते थे कि चीन सरकार ने हमारे राजदूत को एक तरह से मूर्ख बनाया है। ये बात और है कि प्रधानमंत्री नेहरू इस तथ्य को समझ नहीं पाए।
ये दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि ये चिट्ठी लिखने के महज 1.25 महीने बाद पटेल का निधन हो गया। पटेल की चेतावनियों का असर उनके निधन के ठीक 12 साल बाद दिखा, जब 20 अक्टूबर 1962 को चीन की सेना ने भारत पर हमला कर दिया। उस युद्ध में भारत की न सिर्फ पूरी तरह पराजय हुई, बल्कि उसे युद्ध से बचाने के लिए उस अमेरिका से मदद मांगनी पड़ी जिससे प्रधानमंत्री नेहरू दूरी बना रहे थे। चीन ने हमला किया तो नेहरू उसे लाल आंखें नहीं दिखा पाए। उन्होंने तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी को जो चिट्ठी भेजी, उसकी भाषा इतनी कातर थी कि उसे राष्ट्रपति तक पहुंचाने में अमेरिका में भारत के तत्कालीन राजदूत बी के नेहरू को हिचक हो रही थी।